जब खलाई मखलूक ज़ारुक ने पहली बार इंसानों से मुलाकात की तो वो उनकी नाजुक जसामत देखकर बहुत हैरान हुए। औसत कद महज 2 मीटर और नाजुक खाल जो आसानी से काटी जा सकती थी। इनकी जसामत इनके जिंदा रहने और सर्वाइव करने के लिए नाकाफी मालूम होती थी। ज़ारुक के जंगजू तबके का एक बच्चा एक मुक्का मारकर इंसानी खोपड़ी के परखचे उड़ा सकता था। और तो और इंसानों के अपने प्लेनेट के सादा से सादा शिकारी उनका बहुत आसानी से खात्मा कर सकते थे। एलियन यूनियन काउंसिल की डेटाबेस ने इंसानों को जिस्मानी बर्दाश्त के इंडेक्स में 20 में से महज 3 नंबर दिए थे। हमारे लिए बड़ी मिजाहिया बात थी कि इतनी नाजुक मखलूक ने खला में जाने की हिम्मत की कैसे। माना कि उनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत थी और इजादात करने के माहिर थे, लेकिन हमारी नज़र में ये सलाहियतें जिस्मानी ताकत के बगैर कोई मानी नहीं रखती थी। जब इंसानियत ने एलियन काउंसिल में शमूलियत के लिए दरख्वास्त दी तो उन्होंने हैरत अंगेज आजिज़ी का मुजाहरा किया। उन्होंने खुद अपनी कमजोरियों की फहरिस्त दी। इसमें उनकी बीमारियों के बारे में, हसासियत के बारे में लिखा था। इसके अलावा उन्होंने तफसीली तौर पर बताया था कि वो किस तरह के हालात में जिंदा नहीं रह सकते और ये भी बताया था कि सफ़र के लिए उनके अंदर बर्दाश्त महदूद है। हमने उन्हें काउंसिल का हिस्सा इसलिए नहीं बनाया कि हम उनकी इज्जत करते थे, बल्कि हमने उन्हें काउंसिल का हिस्सा इसलिए बनाया कि हम उनके बारे में तजस्सुस रखते थे। हम जानना चाहते थे कि ये आखिर है क्या मखलूक। इंसानों ने खुद को खलाई ज़िंदगी और दूसरी मखलूक़ात की रवायत के मुताबिक जल्द ही ढाल लिया। वो दूसरी एलियन मखलूक़ात के साथ रवाबित बनाने और इत्तेहाद करने में हैरत अंगेज़ हद तक माहिर थे। उनकी सिफारती सलाहियतें भी बहुत ज़बरदस्त थी और वो निगोशिएशन के भी माहिर थे। जब कोई जंग होती तो वो किनारे पर रहते, कभी लड़ाई में हिस्सा नहीं लेते थे। सिर्फ सपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते थे, कभी लड़ते नहीं थे। उन्होंने खलाई जंगी जहाज़ नहीं बनाए, उन्होंने तिब्बी जहाज़ और तहकीकी स्टेशंस बनाए। वो अपने लोगों को फौजी तरबियत भी नहीं देते थे, बल्कि उन्हें सिफारतकारी की तरबियत देते थे। ये सब कई दहाइयों तक ऐसे ही चलता रहा। हमने सोचा अच्छी बात है, ये लोग समझदार हैं, अपनी औकात जानते हैं। इंसान हमारे लिए एक मिजाहिया अजूबे से ज़्यादा कुछ नहीं थे। ज़हीन लेकिन जिस्मानी तौर पर कमज़ोर, मामूली कामों के लिए अच्छे लेकिन लड़ाई के लिए बिल्कुल मौजू नहीं थे। हमारे तज्ज़ियाकारों ने यह भी ख्याल किया कि एहतियात उनकी फितरत का हिस्सा है, इसलिए काबिल एतमाद इत्तेहादी बन सकते हैं, क्योंकि अपनी कमज़ोरी की वजह से ये हमेशा अमन कायम रखने की कोशिश करते हैं। हमारी ये सोच गलत थी। जब एक मुखालिफ प्लेनेट्स की खलाई यूनियन एथन सुपरमेसी ने काउंसिल पर जंग का ऐलान किया तो उन्होंने बड़े सफाक और बेरहम तरीके से काउंसिल के जंगी बेड़ों और मरकजी निज़ामों को अपना निशाना बनाया। उन्होंने बहुत तबाही मचाई। वो इस काम के बहुत माहिर थे। एक के बाद एक हमारे मुख्तलिफ निज़ाम शमसी एथन सुपरमेसी के कब्जे में चले गए। हम इस हमले के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए अपना बेहतर बचाव नहीं कर सके। अभी इस हमले से संभल कर हमने अपनी फौजें और जंगी बेड़े जमा करना शुरू ही किया था कि हमने देखा कि इंसानों ने बहुत अजीब हरकत की। एथन सुपरमेसी के साथ सिफारती ताल्लुकात बनाने और उनसे डर कर भागने की बजाय इंसानों ने अपने कमज़ोर और छोटे खलाई जहाज़ों का एक बेड़ा खला के इस हिस्से में भेजा जो एथन सुपरमेसी के कंट्रोल में आ चुका था। क्या सोच रहे हैं ये लोग? क्या करना चाह रहे हैं? कमांडर सालस अपनी स्क्रीन पर इंसानों की कार्रवाई देखकर हो रहा। उन्होंने 60 जहाज़ों की एक फोर्स भेजी है, 2000 से ज़ायद अल्फा जहाज़ों के बेड़े के खिलाफ। शायद इज्तिमाई खुदकशी का इरादा है, एम्बेसडर रिविक्स तंजिया अंदाज में बोला। जैसे ही इंसानी बेड़े ने अल्फा अफवाज के बेड़े का रुख किया, कमांड सेंटर में एक खौफनाक खामोशी छा गई। इंसानी जहाज़ों में जो टेक्नोलॉजी लगी हुई थी से हम नहीं पहचानते थे। इन जहाज़ों में से एक के बाद एक ऐसे हथियार नमूदार हुए जो हमारे डेटाबेस में कहीं दर्ज नहीं थे। हमें उनके बारे में कोई मालूमात नहीं थी। अचानक एक धमाका हुआ जिसकी वजह से बरक़ी मकनातीसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल लहर उठी और उसने एथेंस यूनियन के जहाज़ों को अपनी लपेट में ले लिया। इसकी वजह से एथेंस यूनियन के जहाज़ों में लगे हुए दिफाई निज़ाम बेकार हो गए। इसके बाद इंसानी जहाज़ों में से छोटे ड्रोन्स नमूदार हुए। ये ड्रोन तीर की शक्ल के थे और ये जाकर दुश्मन के जहाज़ों के अंदर घुस गए और अंदर घुसते ही उन्होंने जहाज़ों के अंदर ऐसे रूबाट सेवर दिए जिनका साइज़ रेत के ज़र्रों से भी छोटा होता है। उन्हें नानोबाट कहते हैं। ये नानोबाट एथेंस यूनियन के जहाज़ों के इंजन में घुस गए और उनको बंद कर दिया और फिर इन जहाज़ों को अंदर से तबाह करना शुरू कर दिया। एथेंस यूनियन के जहाज़ों के बेड़े में हर तरफ धमाके होने शुरू हो गए। ये सब क्या हो रहा है? मैंने सरगोशी करते हुए कहा। ये लोग एथन यूनियन के जहाज़ों को अंदर से तबाह कर रहे हैं, एम्बेसडर रिविक्स बोला। इसकी आवाज़ में शदीद हैरत थी, जैसे इसे यकीन न आ रहा हो कि वो क्या देख रहा है। ये लड़ाई, अगर आप उसे लड़ाई कहना चाहें, चंद मिनट में ख़त्म हो गई।
2000 जंगी खलाई जहाज खला में कूड़े की तरह बिखरे हुए थे और इंसानों का एक भी जहाज तबाह नहीं हुआ था। दुश्मन के जहाज़ों में से जो जहाज बच भी गए थे वो काम नहीं कर रहे थे और चाहते तो भी मैदान छोड़कर नहीं भाग सकते थे। फिर इंसानों की तरफ से खला में एक मैसेज ट्रांसमिट किया गया। ये एथन सुप्रीम के कमांडर के लिए था। हमारी स्क्रीन्स ऑन हुई। इसमें एक सादा यूनिफॉर्म में मलबूस इंसान खड़ा दिखाई दिया। उसने इंतहाई पुरइत्मीनान आवाज में कहा, मैं इंसानी फौज की एडमिरल की आराहा टीम हूँ। आपकी फौजों को नाकारा बना दिया गया है। हम आपको मशवरा देते हैं कि आप हार तस्लीम करें और हमसे निगोशिएशन के लिए राब्ता करें। एथन यूनियन का कमांडर एक इंतहाई लंबा चौड़ा एलियन था। वो गरज कर बोला, तुम्हारी ये हिम्मत। मेरा मशवरा है कि आप तमीज से बात करें। इंसान ने कहा, आपके जंगी जहाज तबाह हो चुके हैं और हमारे नैनोबाट इस वक्त आपके जहाज के अंदर आपके इर्द गिर्द हवा में मौजूद हैं। ये नैनोबाट सिर्फ मशीनें ही तबाह नहीं करते, ये जानदारों के जिस्म भी तबाह कर सकते हैं। इस इंसान का आखिरी जुमला हुआ में नंगी तलवार की तरह लटक रहा था। हम सबको पता था कि इसका क्या मतलब है। इंसान अगर चाहते तो कमांडर और उसके गिरोह का सूप बना सकते थे। इंसान इस वक्त इंतहाई ताकतवर पोजीशन में थे। इस वक्त एथन के कमांडर के चेहरे पर घबराहट नजर आ रही थी। रिविक्स घबराई हुई आवाज में बोला, मगर इंसान तो बहुत नाजुक होते हैं। इसकी आंखें स्क्रीन पर गड़ी हुई थी। मैंने जवाब दिया, हाँ वो नाजुक हैं और वो ये बात खुद भी जानते हैं, इसीलिए वो इस तरह की तबाही कर सकते हैं। वो उसकी तैयारी करके रखते हैं। अब एडमिरल की आरा की आंखें हम पर टिक गई, जैसे इसने हमारी बात सुन ली हो, जैसे वो स्क्रीन में से हमें देख सकती हो। और वो बोले, हमें जंग पसंद नहीं है, मगर अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो याद रखना हम अपना दिफा करेंगे। ट्रांसमिशन खत्म हो गई और मैं अपनी सीट पर बैठ गया। मैं अभी तक समझने की कोशिश कर रहा था कि ये सब क्या हो गया। इतने में रिविक्स बोला, हमें बर्दाश्त के इंडेक्स में इंसानों की पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा, वो तीसरे लेवल पर नहीं है। इस पर मैंने जवाब दिया, हाँ वो हमारी इंडेक्स से बहुत बाहर की चीज़ है। मुझे नहीं पता कि उनकी असली ताकत कितनी बड़ी है, मगर ये बात साफ जाहिर है कि वो नाजुक नहीं है। अपनी तमाम तर कमियों और कमजोरियों के बावजूद जो तबाही का जज्बा उनके अंदर मौजूद है, ऐसा मैंने कभी कुछ नहीं देखा। फिर इंसानों के खलाई जहाज वापस चले गए। इसके बाद मेरे जहन में सिर्फ एक ही ख्याल गूंज रहा था, इंसान जंग नहीं करते इसलिए नहीं कि वो दूसरों से डरते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी तबाही की सलाहियत से डरते हैं। वो खुद से डरते हैं।